छत्तीसगढ़ के सुकमा की धरती एक बार फिर जवानों के खून से लाल हो गई। सोमवार को सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 जवान घायल हुए हैं। इनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। नक्सली हमले के बाद लापता हुए 7 जवान वापस लौट आए हैं। ये सभी जवान सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा में तैनात थे। जवानों के शवों को आज रायपुर लाया जाएगा, जहां राज्य सरकार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। साल के सबसे बड़े नक्सली हमले में घायल हुए सीआरपीएफ के जवान शेर मोहम्मद ने बताया है कि कैसे नक्सलियों ने गांव वालों का सहारा लेकर हमले को अंजाम दिया। सूचना हमारे पास कुछ नहीं आई थी। सूचना यही थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इलाका ज्यादा डेंजर है, चौकन्ना रहना। तो हम लोग पहले से ही चौकन्ना थे, लेकिन गाँव वाले बीच में आए हैं। जो बुर्गापाल गाँव है चिंतागोबा पीएस के पास में, उन गाँव वालों ने भी उनका साथ दिया नक्सलियों का। तो गाँव वालों को कैसे मारे, उनके हाथ में पहले हथियार नहीं थे, लास्ट में वो भी हमारे को गोलियां मारे। हमले में घायल हुए जवान शेर मोहम्मद की खबर जैसे ही यूपी के बुलंदशहर में उनके घर पहुंची, सलामती की दुआओं का दौर शुरू हो गया। पूरा देश जवान के परिवार के साथ जवान के जल्द ठीक होने की दुआ करने लगा। शेर मोहम्मद को हमले में 4 गोलियां लगी हैं और उन्होंने कई नक्सलियों को भी ढेर किया है। सुनाया मेरा बेटा अस्पताल में पड़ा है, घायल हुआ नक्सलियों की लड़ाई में, और मैं बहुत तड़प रही हूँ। सारा गांव दुआ मांग रहा है। मुझे अपने बेटे पर बहुत नाज है, मेरा बेटा बहादुर। सुकमा के इलाके में एयरफोर्स आज भी अपना ऑपरेशन जारी रखेगी। सीआरपीएफ ने एयरफोर्स से ऑपरेशन जारी रखने की मांग की थी। हमले में मृतकों और घायल जवानों की तादाद बढ़ने की आशंका है। ऐसे में एयरफोर्स को अपना ऑपरेशन जारी रखने को कहा गया है। सोमवार को हमले के बाद एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से जवानों को रायपुर लाया गया था। नक्सली हमले के बाद हालात का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह रायपुर के दौरे पर जाएंगे। सीआरपीएफ के डीजी और गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर भी सुकमा का दौरा करेंगे। सरकार ने नक्सली हमले को चुनौती के तौर पर लिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और इसे हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। पीएम मोदी ने हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने कहा है कि जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, सीआरपीएफ के जवानों की शहादत को सलाम करता हूं। जवानों की ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। शहीद जवानों के परिजनों की दुख की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इस नक्सली हमले की कड़ी निंदा की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि शहीद जवानों के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। हमले में जो जवान घायल हुए हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पूरा देश सुकमा नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर स्थानीय लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यहाँ घाट पर लोगों ने शहीदों के लिए दीप जलाए। बिहार की राजधानी पटना में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ लोगों ने कैंडल जलाकर शहीदों को शत शत नमन किया और उनकी कुर्बानी को याद किया। घाटी में बेकाबू होते हालात पर मंथन के लिए दिल्ली आई सूबे के सीएम महबूबा मुफ्ती को अमन और शांति कायम रखने के लिए 31 मई तक की डेडलाइन दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रमजान के महीने तक घाटी में हालात सामान्य करने को कहा गया है। साथ ही कश्मीर के मामलों के लिए एक यूनिफाइड कमांड की भी बात कही गई है, जिसके लिए मुफ्ती ने हामी भर दी है। सोमवार को पीएम मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात में मुफ्ती ने कश्मीर मसले के हल के लिए पूर्व पीएम वाजपेयी की नीति से हल निकालने की बात कही। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि घाटी में हिंसा के बीच अलगाववादियों से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। सरकार घाटी के हालात को जल्द से जल्द सामान्य करना चाहती है, लेकिन हिंसा के बीच अलगाववादियों से बातचीत पर सरकार ने इनकार कर दिया है। सीएम महबूबा मुफ्ती समेत कई राजनीतिक पार्टियां लगातार अलगाववादियों से बातचीत के लिए सरकार पर दबाव बना रही थी, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि दोनों नेता लंदन में रह रहे कश्मीरी आतंकियों के रडार पर हैं। ये आतंकी घाटी में घुसपैठ भी कर चुके हैं। खुफिया एजेंसियों ने इसकी जानकारी पीएम की सुरक्षा में लगे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और सीएम योगी की सुरक्षा अधिकारियों को दी है।
राजस्थान के बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट को छोड़कर गए कश्मीरी छात्र हाशिम सोफी को संस्थान ने वापस लौटने के लिए कहा है। संस्थान ने कहा है कि हाशिम स्टडी के लिए वापस आए और जांच में सहयोग दें। हाशिम ने आरोप लगाया था कि बालकनी में सूख रही उनकी टी शर्ट पर किसी ने आपत्तिजनक शब्द लिखे थे और उसे धमकी दी थी, जिसके बाद वो कश्मीर के बांदीपुरा में अपने घर चले गए थे। आज टाडा की विशेष अदालत 1993 धमाका केस की दूसरे ट्रायल में सजा की तारीख का ऐलान करेगी। इस केस में 7 लोगों को दोषी बनाया गया है। इनमें अबू सलीम, मुस्तदौसा, फिरोज खान, ताहिर मर्चेंट, रियाज सिद्दीकी, करीमुल्लाह शेख और अब्दुल कयूम शामिल हैं। यूपी में सीएम योगी के मंत्रिमंडल की आज तीसरी बैठक होगी। बैठक में नई सरकार के पहले विधानमंडल सत्र की तारीख तय की जा सकती है। साथ ही बैठक में सरकारी कर्मचारियों की तबादला नीति के साथ ई टेंडरिंग पर भी चर्चा होने की संभावना है। योगी सरकार भले ही लाल बत्ती हटाने के लिए फैसले पर अमल कर चुकी हो, लेकिन सरकार के कुछ मंत्री अब भी लाल बत्ती का मोह नहीं त्याग पाए हैं। कासगंज में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और राष्ट्रीय सफाई आयोग की सदस्य मंजू दिलेर लाल बत्ती की गाड़ी में घूमती नजर आई। हालांकि मीडिया के सवाल पूछने पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। ये मैं हटा दूंगी, मैं कल ही परसों ही हटा रही थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम उस फैसले का तहे दिल से स्वीकार करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ आप इस लाल बत्ती को उतारेंगी। यूपी के बलरामपुर के डीएम, सीडीओ, नगर मजिस्ट्रेट समेत कई दूसरे अधिकारी भी नीली बत्ती का मुंह भी नहीं छोड़ पाए हैं। योगी सरकार लाल नीली बत्ती हटाने के फैसले को अमल में ला चुकी है, लेकिन अब भी जिले के अधिकारी नीली बत्ती लगाकर शान से घूमते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अधिकारी आदेश के आने पर अनुपालन की बात कर रहे हैं। यूपी के फैजाबाद के आर्य समाज मंदिर में मुस्लिम धर्म के करीब 15 लोगों की घर वापसी कराने का मामला सामने आया है। ये सभी अम्बेडकर नगर के मकरही के रहने वाले हैं। इनके पूर्वज हिंदू बताए जाते हैं। 20 से 25 साल पहले इन सभी ने किन्हीं वजहों से मुस्लिम धर्म अपना लिया था। यूपी सरकार प्रदेश में अवैध पशुशालाओं को बंद कराने और जानवरों के साथ क्रूरता के मामलों से निपटने की ट्रेनिंग ले रही है। मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अगले 4 दिन तक अलग अलग जोन के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के विजय रथ को पुणे सुपर जायंट्स ने रोक दिया। आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मुकाबले में पुणे ने मुंबई को 3 रन से हरा दिया। पुणे के 161 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम 8 विकेट खोकर 157 रन ही बना सकी। पुणे की तरफ से राहुल त्रिपाठी और अजिंक्य रहाणे ने तूफानी पारी खेली। रहाणे ने 32 गेंदों पर 38 रन बनाए, जबकि राहुल त्रिपाठी ने 31 गेंदों पर 45 रन की पारी खेली। मनोज तिवारी ने 13 गेंदों पर 22 रन, स्मिथ और स्टोक्स ने 17-17 रन बनाए। पिछली जीत के हीरो रहे धोनी सिर्फ 7 रन ही बना सके। पुणे के बेन स्टोक्स को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। स्टोक्स ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा की अर्धशतकीय पारी बेकार चली गई। रोहित ने 39 गेंदों पर 6 चौके और 3 छक्कों के साथ 58 रन बनाए। मैच में मुंबई के गेंदबाज हरभजन सिंह ने नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। हरभजन सिंह ने टी20 में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए। हरभजन ने 224 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उनकी इकोनॉमी 6.66 की रही है। टी20 में 18 रन पर 5 विकेट लेकर उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आईपीएल में आज बेंगलुरु और सनराइजर्स के बीच मुकाबला होगा। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम पर रात 8 बजे मैच खेला जाएगा। चकदे गर्ल सागरिका घाटके के साथ रोमांस के चर्चे को विराम देते हुए दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान जहीर खान ने सगाई की घोषणा कर दी है। जहीर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सागरिका के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, कभी भी अपनी पत्नी की पसंद पर मत हंसिए, क्योंकि आप भी उन्हीं की पसंद है। पूरी जिंदगी की जीवन साथी, एंगेज्ड सागरिका घाटके।